My dear viewers and students, warm greetings from SRM classes पटना। आज मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वह है ऑरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। यह लेक्चर मेरा जो होगा वो मानसून के विभिन्न पहलुओं पर फोकस करेगा। वो मानसून विंड जो भारत के वर्ष के ऊपर जो बहता है। यह जो डिस्कशन है, यह मानसून का मैकेनिज्म क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर आएँ कि यह जो वर्ड है मानसून, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस पर सबसे पहले आते हैं। यह जो वर्ड है मानसून, यह अरेबिक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सीजन। अगर मुझे कहा जाए कि मानसून विंड क्या है, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आएगी? यह एक सिस्टम ऑफ विंड्स है जो बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र को यह प्रभावित करती है, उसके जलवायु को प्रभावित करती है। और साथ साथ जैसे ही सीजन चेंज करता है, इसकी दिशा में पलटाव आ जाता है, पलट जाती है। तो यह जो मानसून है, यह जो इसकी उत्पत्ति होती है, बनता है, वह क्या है? एनुअल वेरिएशन जो टेम्परेचर का है, जब बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर यह चेंज होता है टेम्परेचर में, और साथ साथ ओशन में, मतलब अगर लैंड मास है, उसके बगल में जो ओशन एरिया है, उस दोनों में जो परिवर्तन होता है टेम्परेचर में, उसी कारण क्या है, मानसून हवा की उत्पत्ति होती है। मतलब सिंपल है, लैंड एंड ओशन वाटर में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, उसके चलते इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे गर्मी के समय में आप देखें, गर्मी के समय में क्या होगा? समर सीजन में लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और उसके बनस्पत क्या है, आपको ओशन के ऊपर उतनी गर्मी नहीं होगी, तो लो प्रेशर हो जाएगा लैंड के ऊपर। ओशन के मुकाबले में क्या होगा? लो प्रेशर रहेगा। तो हवा कहाँ से चलेगी? ओशन से लैंड की ओर चलेगी। ठीक उसी के विपरीत क्या होगा? विंटर सीजन में क्या होगा? वह जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो काफ़ी ठंडा हो जाएगा, उसके ऊपर हाई प्रेशर बन जाएगा, और ओशन के ऊपर उसके मुकाबले में लो प्रेशर रहेगा। तो हवा कहाँ से चलेगी? लैंड से सी की ओर। तो यही रीजन है। सबसे क्या है कि सीजनल वेरिएशन जो होता है, इसके चलते मानसून की उत्पत्ति होती है। तो मानसून जो भारतवर्ष में है, वह कहाँ से आती है? दक्षिण पश्चिम से। यह सिस्टम जो ऑफ विंड जो है, दक्षिण पश्चिम से आती है गर्मी के महीने में, और अपने साथ काफ़ी ज़्यादा नमी लेकर के आती है, जिससे वर्षा होती है। मानसून के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक में, कि इसमें सब जहाँ भी विश्व में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, वहाँ बिल्कुल अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। मतलब मानसून सीजन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजन्स। अब यह है कि मानसून जो कब सबसे पहले मानसून हवाओं को सबसे पहले कब जाना गया, उसको रिकॉग्नाइज किया डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा। मानसून जो है हमेशा से काफ़ी दिलचस्प टॉपिक रहा है, और यह मेट्रोलॉजिस्ट को, मौसम शास्त्रियों को हमेशा से तंग करता रहता है, बैफल करता रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, कमेंट है यह इंडियन मानसून के बारे में, कि भारतवर्ष का बच्चा जानता है कि मानसून क्या है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो अभी तक इसको नहीं समझ पाए हैं। तो यह दे हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मानसून। द ग्रीक फिलोसफर कह सकते हैं, अरिस्टोटल, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले मानसून के विषय में अपना विचार व्यक्त किया था। तो मतलब यह वेदर के संबंध से उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख छपा था, या लेख जो उनका उल्लेख किया जाता है कि मौसम से संबंधित उन्होंने कुछ लिखा, उसमें मानसून हवाओं के विषय में कुछ चर्चा की थी। लेकिन अरब स्कॉलर्स जो हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू एड टू आवर नॉलेज रिगार्डिंग ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून विंड्स। उनका बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में अरब्स ने सबसे पहले मानसून के विषय में बताया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया, और करीब 10th सेंचुरी में एक अल मसूदी थे, अरब एक्सप्लोरर, उन्होंने बहुत ही विस्तार से
यह ओशन करेंट्स और मानसून, ओशन करेंट्स एंड मानसून विंड्स के विषय में काफ़ी विस्तार से बताया था। तो यह नॉर्थ इंडियन ओशन में खास करके। दूसरे अरब राइटर हैं सिद्दी अली, उन्होंने 1554 में मतलब बहुत ही विस्तार पूर्वक मानसून हवाओं के रिवर्सल के विषय में बताया था। इसके अलावा वेस्टर्न स्कॉलर्स भी हैं, अरब के अलावा वेस्टर्न स्कॉलर्स भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे ढंग से यह मैकेनिज्म को बताया है, ऑरिजिन और मैकेनिज्म दोनों के विषय में बताया है, किस प्रकार से मानसून हवाएं का ऑरिजिन होता है। सबसे पहला इनमें नाम है एडमंड हेली, पहला यूरोपियन स्कॉलर जिन्होंने 1686 ईस्वी में 1686 में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। और एक उनका यह विचार फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में यह उनका एक लेख छपा था। इनके अनुसार एडमंड हेली के अनुसार मानसूनी हवाएं जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाली लैंड एवं सी ब्रिजेज हैं, जो कि मौसम के बदलाव के साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। और उसके बाद एक दूसरे स्कॉलर हैं, यूरोपियन स्कॉलर, उनका नाम है जॉर्ज हैडली। उन्होंने 1735 में एडमंड हेली के वर्क को आगे बढ़ाया और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ट्रेड विंड्स के बारे में बताया, जो आज भी काफ़ी उसका कह सकते हैं हम लोग उस पर रेलिवेंट है, इट इज़ स्टिल रेलिवेंट टुडे। और यह जो सर्कुलेशन ऑफ ट्रेड विंड्स जो ट्रॉपिक्स में होता है उसमें हम लोग कहते हैं हेडलीज सेल, जो हेडलीज सेल जो है उन्हीं के नाम पर दिया गया है, उनके सम्मान में यह हेडलीज सेल है। और इसके अलावा दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे कोपेन, उन्होंने 2 बार अपना विचार व्यक्त किया, 1906 में और 1923 में, 1906 एंड 1923 में, हॉर्न 1932 में, ईकर 1945 में, एच.ई. ब्लैनफोर्ड और सर गिलबर्ट वॉकर 1920 में, एम.टी. येन 1949 में एंड प्रोफेसर फ्लोन ये 1968 में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंडियन स्कॉलर्स के विषय में जिन्होंने मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विचार अपना संबंधित विचार व्यक्त किया है। तो सबसे पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं, इंडियन स्कॉलर, वह है प्रोफेसर यूके बोस, एक बहुत बड़े मौसम शास्त्री थे, मीटरोलॉजिस्ट थे। वो उनका व्यू लगभग वही है जो हेली महोदय का है। प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस एक उड़ीसा के फ्लड के ऊपर बहुत ही बड़ा कह सकते हैं क्लासिकल पेपर उन्हें प्रेजेंट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, उसमें भी उन्हें मानसून की चर्चा की है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है डॉक्टर पी कोटेश्वरम का भी। डॉक्टर पी कोटेश्वरम ये क्या थे, ये मतलब डायरेक्टर जनरल थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी के, और उन्होंने अपना यह विचार मानसून से संबंधित विचार बहुत पहले 1958 में व्यक्त किया था, जब एक सिंपोजियम हुआ था जेनेवा में, मानसून्स ऑफ द वर्ल्ड, उसका टाइटल था मानसून्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें अपना विचार व्यक्त किया था। इनके अनुसार तिब्बत प्लेटो का बहुत बड़ा रोल है। तिब्बतन प्लेटो जो है एक बहुत वाइटल रोल है, जो इंडियन मानसून के उत्पत्ति में उसका बहुत बड़ा रोल है, और एक प्रकार का एक थर्मल इंजन है जो मानसून की उत्पत्ति करता है। तो इस तरह से दूसरे जो हैं कोटेश्वरम के अलावा अदर भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, जिसमें रमन रामनाथन, ए पार्थसारथी, अनंत कृष्णन, एस रामरत्ना इत्यादि स्कॉलर्स के नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। जो उसके अलावा फिर कह सकते हैं कि इंडियन मानसून का जो मैकेनिज्म है उसको 3 ब्रॉड ग्रुप में, उसके जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसको हम लोग 3 ब्रॉड ग्रुप पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लासिकल स्कूल, इनको मतलब से में जो प्रमुख हैं इसमें वह है एडमंड हेली, और इनको सपोर्ट किया है प्रोफेसर यूके बोस ने। इसमें क्या है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, मतलब कि लैंड और सी का जो असमान जो तापमान यह गर्म होता है, अलग अनइक्वल ढंग से, असमान ढंग से जो गर्म होता है, वही सबसे बड़ा कारण है इंडियन मानसून का। दूसरा व्यू है एयर मास स्कूल।
मतलब क्या एयर मास में? कंट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, मतलब प्रिवेलिंग विंड्स का क्या है? संकुचन और उसका प्रसार। यही सबसे बड़ा कारण है, एयर मास स्कूल कहता है मानसून विंड्स के उत्पत्ति में। और उसके बाद तीसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मॉडर्न है, वो है लेटेस्ट व्यू है, वो है जेट स्ट्रीम कंसेप्ट। जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल है कि मानसून कब आएगा और कब इसका डिपार्चर होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो अब हम लोग आते हैं मानसूनी हवाओं के मैकेनिज्म के मेन टॉपिक पर। द व्यूज ऑफ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, मतलब क्या है? प्रोफेसर एच फ्लोन। इनका बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन, और इनके विचार को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। प्रोफेसर एच फ्लोन के अनुसार टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा कारण नहीं है। वो जो अनइक्वल प्रेशर सिस्टम डेवलप करता है उसमें क्या है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस का एक कारण नहीं है। और वो मतलब उतना बड़ा वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता है जो मानसून विंड्स के रिवर्सल को कर सके। प्रोफेसर फ्लोन महोदय यही कहते हैं। तो उनके फ्लोन महोदय के अनुसार हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहला है क्या कि मानसून विंड्स जो हैं ये क्या है? वेस्टर्ली इक्वेटोरियल विंड्स हैं, मतलब पश्चिम से आने वाली विषुवत पवन है, जो जिसका मतलब कैसे वो निर्माण होता है? मतलब बिकॉज ऑफ द नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर का जो उत्तर की ओर जाता है वो फैलाव होता है, वही इसको अट्रैक्ट करता है। नंबर 2 जो इसका कंक्लूजन है कि ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यह मानसून विंड्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो पश्चिम की ओर से आती है वो ITCZ इसको अट्रैक्ट करता है। और जो इंडिया के ऊपर जो रेनफॉल है वो प्योरली कन्वेक्शनल है, संवाहनिक है। और चौथा कंक्लूजन क्या है कि जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वो इक्वेटर को क्रॉस नहीं करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करने के लिए वो इक्वेटर उसको क्रॉस नहीं करता है इक्वेटर को। और नेक्स्ट जो उसका इनका कंक्लूजन है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप, है ना, प्रति चक्रवातीय दशाएं जो है विकसित होती हैं नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर इन विंटर मंथ्स। जाड़े के मौसम में क्या है? बहुत हाई प्रेशर बनता है, उससे क्या है? एंटी साइक्लोनिक विंड्स कंडीशन डेवलप करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो कंक्लूजन है कि रिवर्सल ऑफ विंड इज नॉट कॉज्ड, मतलब हवा में दिशा में कोई पलटाव नहीं होता है, पलटती नहीं है। मतलब यह क्या? इट इज सिंपली रीएस्टैब्लिशमेंट, पुनः स्थापित होता है। परमानेंट ट्रेड विंड जो है फिर से एक बार स्थापित हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है, चेंज इन द विंड डायरेक्शन में जो परिवर्तन होता है सरफेस के ऊपर में, यह क्या है? नॉर्मल सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्लेनेटरी विंड्स है। मतलब नॉर्मल सीजनल माइग्रेशन, प्लेनेटरी विंड्स का जो माइग्रेशन होता है उसी के चलते ये होता है और कुछ नहीं। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए गए मानसूनी हवाओं को समझने के लिए, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है, वह है मोनेक्स एक्सपेडिशन। इसके कुछ जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो मोनेक्स था वो इंडिया और अर्स्टवाइल सोवियत, मतलब पूर्व में जो सोवियत यूनियन था, दोनों ने मिल करके इसको किया था। यह कहाँ किया था? यह इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में किया था। सॉरी, बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी में किया था। अरेबियन सी और इंडियन ओशन के ऊपर। और इसमें क्या है? दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ 4 रशियन एंड 2 इंडियन शिप्स। मतलब 4 मतलब रशियन और 2 भारतीय जहाज़ों के द्वारा यह किया गया था, जिसमें बहुत ही मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। आधुनिक जो थे वैज्ञानिक उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। और ये सारे जो शिप्स थे वह क्या था? हमने पहले भी कहा कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन में इस पर किया गया। और जो उससे डेटा कलेक्ट किया गया कौन से, मतलब मई 1973 से लेकर के जुलाई 1973 के बीच इसका अध्ययन किया गया था। इसके बेसिस पर कुछ जो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए
मीटरोलॉजिस्ट ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। उन कंक्लूजन यह था कि तिब्बतन प्लेटू का बहुत बड़ा रोल है। तिब्बतन प्लेटू का एक वाइटल रोल है, क्रूशियल रोल है, जो इंडियन मैकेनिज्म, इंडियन मानसून के उत्पत्ति में उसका बहुत बड़ा रोल है, क्रूशियल रोल है। तो इसको बहुत पहले ही डॉक्टर पी कोटेश्वरन ने बहुत पहले कर दिया था, 1958 में, मैंने आपको पहले बताया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो तिब्बत का जो प्लेटू है बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ साइज और उसकी हाइट भी काफ़ी अधिक है, करीब करीब 4000 मीटर्स, 4000 मीटर्स अबव सी लेवल। तो एक मैकेनिकल बैरियर है जो उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसको प्रवेश नहीं करने देता। साथ साथ इंडिया से भी जाने वाली जो उत्तर की ओर पवन है, जो मानसून हवाएं हैं, उसको भी उत्तर की ओर नहीं जाने देता। तो यह बहुत बड़ा इसका रोल है। तो स्ट्रॉन्ग मानसून तब होता है जब तिब्बत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो हीटेड होता है ना। तिब्बत का काफ़ी उस पर जब स्ट्रांगली जब इसका वो हीटिंग होगी तिब्बत प्लेटू की, तो वो स्ट्रॉन्ग मानसून होगा। और वीक मानसून कब होगा? जब उसकी हीटिंग कम होगी। हीटिंग का मतलब क्या है? जब सूर्य की किरणें उसके पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्मूथ सरफेस है आइस का, और रिफ्लेक्ट करके उसके जो संपर्क में जो हवाएं हैं सरफेस पर, वो काफ़ी गर्म हो जाती हैं और वो उससे लो प्रेशर वहाँ पर बन जाता है। तो उससे क्या है, वो मानसून की हवाओं को उसके उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तो यही है। और मैं समझता हूँ कि तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है, बाकी मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको बताया। सभी अन्य सारे जो स्कॉलर्स हैं उनके विचारों को मैंने बताया। और मैं समझता हूँ कि अब आप काफ़ी अच्छे ढंग से इंडियन मानसून को समझ गए हो। थैंक यू सो मच।